हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, कि हम अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनको सॉइल से मिलते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ कम अमाउंट में। जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि हम अपनी सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्योर्स को ऐड करना पड़ेगा, आइदर मैन्योर्स और या तो हम मैन्योर्स जो कि नेचुरल है, इको फ्रेंडली है, सस्ता आता है, उसको यूज़ करेंगे, या फिर हम फर्टिलाइजर्स जो कि मैन मेड है, केमिकल्स से बनता है और थोड़ा महंगा भी आता है, उसको यूज़ करेंगे। दोनों के अपने फ़ायदे और दोनों के अपने बहुत सारे नुकसान भी थे, वो सारे हमने कल डिस्कस कर लिए थे। 1 बाय 1 करके हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर हमने मैन्योर्स के टाइप्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कंपोस्ट कैसे बनता है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है और ग्रीन मैन्योर क्या होता है। तो ये तीनों टाइप्स किसके थे, मैन्योर के, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। इनको हमने डिस्कस कर लिया था, कोशिश की थी कुछ चीज़ें यहीं पर याद करनी थी। ओके, फिर हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं, क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। फिर हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इस तरह की फार्मिंग के बारे में पढ़ा था जिसमें फर्टिलाइजर्स या फिर किसी भी तरह के केमिकल्स का कम से कम या बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, और उसमें सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ होती हैं। मैन्योर्स यूज़ होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे यूज़ होते हैं, टर्मरिक यूज़ होता है, नीम की लीव्स यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद हमने पढ़ा था इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन होता है कैसे हम अपनी क्रॉप्स तक पानी को पहुंचाएं, क्योंकि हम सीधा सीधा मॉनसून के ऊपर या बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि बारिश कभी तो ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी टाइम से कभी नहीं आती है ना। तो हमें अपनी फील्ड्स तक क्रॉप्स तक पानी को पहुंचाना है। पानी को पहुंचाने के जो मेथड्स थे उसको क्या बोला गया था, इरिगेशन। इरिगेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि डगवेल, जैसे जिसको हम कुआं बोलते हैं, पानी खोदकर, वो जमीन खोदकर हम उसमें से पानी निकालते हैं। एक ट्यूबवेल हमने डिस्कस किया था, मोटर की हेल्प से पानी को ऊपर लाना। फिर हमने डिस्कस किया था कैनाल सिस्टम, जिसमें हम रिवर्स के ऐसे कैनाल्स बना देते हैं। एक था रिवर लिफ्ट सिस्टम, जिसमें हम रिवर से ही डायरेक्टली पंप कर रहे थे पानी को, ठीक है। और एक था टैंक वाला सिस्टम, जिसमें बड़े बड़े टैंक्स में हम पानी को स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत होती है तब हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक टेक्निक होती है, जिसमें हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। उसको जब भी बारिश आती है तो अपने घरों में भी ऐसे सिस्टम लगवा लेते हैं, जिससे कि वो सारा का सारा पानी जो ऊपर छत पे आ रहा है वो कहाँ जाता है, अभी ड्रेनेज में जाता है ना, सीवेज उसमें चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, तो उस पानी को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है। जब उस पानी का यूज़ करना होता है तब हम उसे यूज़ कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा हमने मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कल की क्लास किसी की वजह से छुट्टी है तो वो कल की क्लास को मैंने रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दिया था मैंने। अब जो हमें पढ़ना है बच्चों, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है अभी तक का, डेट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक पैटर्न का क्या फायदा है और क्या नुकसान है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिमाग पूरी तरह से खुला रखना, सोचते रहना, और कोई भी डाउट, हल्का सा भी डाउट मन में आए तो पूछ लेना, हाथ के हाथ क्लियर कर लेना, ठीक है। जनरल बात करूँगा तो क्रॉपिंग पैटर्न्स से क्या होता है, हम अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं क्रॉप को उगाने के लिए। फार्मर्स अलग अलग टाइप के पैटर्न्स ढूंढते हैं जिससे उनकी क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर हो सके, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो सके, बेहतर। मान लो मेरे पास एक प्लांट ए है और वो मेरी सॉइल से नाइट्रोजन लेता है ज्यादा। क्या लेता है, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। ये जो 3 आपको बताए गए हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से आते हैं, ज्यादातर सभी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब मानो मेरे पास एक प्लांट ए है जो कि ज्यादातर नाइट्रोजन लेता है। क्या लेता है, उसकी ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन कंज्यूम करना पड़ता है, और मैं उस सारा साल प्लांट ए ही लगाया जा रहा हूं अपनी फील्ड में,
तो मेरी फील्ड से सारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। एग्री करते हो इस बात से? और सिर्फ नाइट्रोजन ही यूज हो रहा है, बाकी जो फॉस्फोरस और पोटेशियम था वो एज इट इज है, वो वेस्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वेस्ट। तो इस तरह की गड़बड़ ना हो इसलिए हम अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ते हैं, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स बनाते हैं, देखते हैं, फार्मर्स भी यही करते हैं। तो एक पैटर्न आता है बच्चों मिक्स क्रॉपिंग। कौन सा आता है, मिक्स क्रॉपिंग, जहां पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स के सीड्स लिए, 2-3 क्रॉप्स के सीड्स ले लिए जो एक साथ उगाई जा सकती हैं, जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, फोटो पीरियड सबका सेम सा है। इस तरह के 3 प्लांट्स ले लिए, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, तीनों के सीड्स को अच्छे से मिक्स किया और अपनी फील्ड में प्रॉपर डिस्टेंसेस के साथ लगा दिए। इसको क्या बोलेंगे हम, इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, मिक्स क्रॉपिंग। इस मिक्स क्रॉपिंग में एक तो आपको मिल जाती है वैरायटी। क्या मिल जाती है, वैरायटी। आज के टाइम में कस्टमर्स को क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। हम मार्केट से कोई सामान लेने आते हैं, कोई कपड़ा लेने आते हैं, कोई क्लॉथ हमें पसंद आ रहा है, उसमें वैरायटी, ठीक है। और लड़कियां चली जाए तो और ज्यादा वैरायटी। यहीं पर मुझे 5 तरह के पिंक कलर दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो पिंक कलर में ही 50 तरह की वैरायटी आ रही है। तो आजकल कस्टमर्स को क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो एज अ फार्मर मुझे भी क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो पहला फायदा तो मेरा ये हो गया, मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, वैरायटी। दूसरा फायदा ये हो गया कि ये जो प्लांट्स मैंने अलग अलग तरह के लगाए, देखो ये अलग प्लांट, ये अलग प्लांट, ये अलग प्लांट, ये अलग प्लांट, ये न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग तरीके के लेंगे। कोई प्लांट मेरी सॉइल से नाइट्रोजन कंज्यूम कर रहा होगा, कोई प्लांट भी मेरी सॉइल से पोटेशियम कंज्यूम कर रहा होगा, कोई प्लांट मेरी सॉइल से फॉस्फोरस कंज्यूम कर रहा होगा। तो मेरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट यूज हो रहे हैं। तो मेरी सॉइल का फुल तरह से प्रॉपर एफिशिएंट यूज हो रहा है। ये किस किस को समझ आ रही है? तो वैरायटी हो गई, दूसरा मेरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है। इसके अलावा अगर मेरी कोई क्रॉप खराब भी हो जाती है किसी वजह से, तो बाकी 2 क्रॉप्स तो हैं, उन्हें बेचकर तो मैं अपना नुकसान थोड़ा बहुत कवर अप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फायदा आता है कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस इस क्रॉप को खराब करता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वही सेम बैक्टीरिया वायरस इस क्रॉप को भी खराब करे। तो अगर खराब होगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट खराब होगा, ये वाली बच जाएगी, ये वाली बच जाएगी, ये वाली बच जाएगी, आगे की सारी क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। तो रिस्क कम हो जाता है, क्रॉप खराब होने का रिस्क कम हो जाता है। ये किस किस को समझ आ रही बात? तो एक तो वैरायटी मिल गई, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से यूज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, जल्दी से मेरी क्रॉप्स खराब नहीं होंगी, है ना। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इसको हार्म करता है तो वो आगे वाली क्रॉप्स को हार्म नहीं करेगा, आगे वाली क्रॉप्स क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? थोड़ी सी दिक्कत आती है बस इसके कटिंग के टाइम पर, जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं, तो हमें अलग अलग करना पड़ता है। वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हमारा स्टेप बढ़ जाता है, और कोई नुकसान इसका एज सच नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नुकसान ये है कि भाई पहले पूरी फील्ड पर सिर्फ 1 प्लांट उग रहा था, अब 3 प्लांट्स उग रहे हैं, तो अब क्वांटिटी कम होगी, प्लांट ए की भी, प्लांट बी की भी और प्लांट सी की भी, ठीक। फिर आता है दूसरा, एक तो हो गया मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या पढ़ा, 2 और मोर क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उगा देते हैं, ठीक है, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स ऐसे करेंगे जो एक न्यूट्रिएंट ले और दूसरा न्यूट्रिएंट ले, और दोनों एक साथ ग्रो भी कर सकें, जैसे वीट के साथ ग्राम, या वीट के साथ मस्टर्ड, या ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, और फेलियर, एक क्रॉप का अगर फेलियर हो भी गया थोड़ा बहुत, तो वहीं पर हो रहा है, सब जगह नहीं हो रहा है। ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? दूसरा मेथड आता है बच्चों, दूसरा पैटर्न आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, इस तरह से रो वाइज लगा देते हैं कि एक रो मेज की हो गई पूरी की पूरी, फिर एक पूरी सोयाबीन की हो गई, और फिर एक पूरी ओट्स की हो गई। तो 3 अलग अलग तरह की क्रॉप सेम लैंड पर ही उग रही है, बट इस बार मिक्स नहीं करा, इस बार अलग अलग प्रॉपर तरीके से, एक पूरी रो मेज की, एक पूरी रो सोयाबीन की, और एक पूरी रो ओट्स की उगा दी। इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरक्रॉपिंग। इससे क्या फायदा होगा, वैरायटी। सबसे पहली चीज तो क्या, वैरायटी। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इस लाइन को खराब भी कर दे तो बहुत कम चांसेस है कि वो सोयाबीन और मेज के ऊपर भी क्या करेगा, अटैक करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली लाइन खराब होगी, आगे की अगर ऑल लाइंस हैं ओट्स की तो वो खराब नहीं होगी। तो इससे मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाता है क्रॉप फेलियर का। ये किस किस को समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वैरायटी मिल जाती है, मेरी क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स सारे यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेरी ये क्रॉप कोई सा न्यूट्रिएंट यूज कर रही होगी, ये दूसरा न्यूट्रिएंट, ये तीसरा न्यूट्रिएंट, तो मेरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूज हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है। एक आता है बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्या आता है,
क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, हम बार बार चेंज करते रहते हैं। ये मेरा लैंड है, इंस्टेड कि मैं पूरे साल एक ही तरह की क्रॉपिंग करता रहूं, मैं बार बार चेंज कर देता हूँ। हर 4 महीने में क्रॉप चेंज करता हूँ। पहले 4 महीने प्लांट ए, फिर 4 महीने प्लांट बी, फिर 4 महीने प्लांट सी। ठीक है, इससे क्या आएगी, मेरे पास पूरे साल में 3 वेराइटीज आ गई। वेराइटी तो है ही सबसे ज्यादा फायदेमंद। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर पूरे साल में एक क्रॉप खराब भी हो गई बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो बाकी 2 तो हैं थोड़ा नुकसान को कवर करने के लिए। ठीक है, तीसरी ये कि मैं प्लांट ए ऐसा चूज करूंगा जो मेरी सॉइल में से एक न्यूट्रिएंट ज्यादा ले। ठीक है, फिर प्लांट भी ऐसा चूज करूंगा जो मेरी सॉइल में से दूसरा न्यूट्रिएंट ज्यादा ले और फर्स्ट वाले को रिकवर करता रहे। फर्स्ट वाले को क्या करे, फिर मैं प्लांट सी ऐसा चूज करूंगा जो कोई और न्यूट्रिएंट ले मेरी सॉइल में और पुराने वाले को क्या करता रहे, रिकवर। तो पूरे साल मेरी सॉइल भी यूज हो रही है, मेरा लैंड खाली भी नहीं जा रहा। खाली लैंड को बोलते हैं फैलो लैंड। क्या बोलते हैं, खाली लैंड को क्या बोलते हैं। तो पूरे साल मेरी क्रॉप्स भी आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, वेराइटीज आ रही हैं, मेरा लैंड खाली भी नहीं जा रहा और मेरे सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो रहे हैं। ये बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। बताओ किस किस को क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्रॉप रोटेशन समझ आ गया। एक होता है टेरेस फार्मिंग, इसमें नहीं है, ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। टेरेस फार्मिंग हम पहाड़ों पर देख सकते हैं। किस किसने पहाड़ों का सफर किया है कभी ना कभी? आपने देखा होगा पहाड़ों पर हर जगह प्लांट्स 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 लगे रहते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स इस तरह से अलग अलग लेवल्स पर लगाए जाते हैं, डेट इज टेरेस फार्मिंग। और वो प्लांट्स उन पहाड़ों की मिट्टी को बांध कर रखते हैं। उन प्लांट्स की जड़ जो होती है, रूट्स जो होती हैं, वो क्या करती है, सॉइल इरोजन होने से बचाती है और उनकी मिट्टी को बाइंड करके रखती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है। अगर वहाँ प्लांट्स नहीं होंगे तो वो सॉइल बाइंडेड नहीं रहेगी, वो टूट टूट कर नीचे गिरती रहेगी और लैंडस्लाइड्स होते रहेंगे। लैंडस्लाइड्स पता है आपको? तो वो लैंडस्लाइड्स का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम था क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहला हमने पढ़ा मिक्स क्रॉपिंग, उसके अपने फायदे अपने नुकसान। दूसरा हमने पढ़ा इंटर क्रॉपिंग, उसके अपने फायदे और अपने नुकसान। तीसरा हमने पढ़ा क्रॉप रोटेशन, अपने फायदे और अपने नुकसान। ये किस किस को समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ये सारे आपके नोट्स में लिखे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, हर एक चीज का फायदा भी, हर एक चीज का नुकसान भी। तो आपको नोट्स पूरे भी करने हैं, वो मैं व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दूंगा और आपको याद भी करना है। और जो पॉइंट आपको समझना है, जो वर्ड आपको समझना है, आपको उसे अंडरलाइन करके मेरे से समझना है। अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी टॉपिक ही चला। अगला आता है बच्चों क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ लिया क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, फिर हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सब लोग सीधे होकर बैठेंगे, स्ट्रेट होकर बैठेंगे, एक्टिव होकर बैठेंगे। सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को। जब आप अपनी क्रॉप्स को उगा रहे हैं तो आपकी क्रॉप्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं है? प्रोटेक्शन तो चाहिए भाई। इंसेक्ट भी अटैक करेगा, बैक्टीरिया वायरस भी अटैक करेगा, रोडेंट भी अटैक करेगा, रोडेंट जैसे कि चूहा। ठीक है, वो सारे के सारे आपकी क्रॉप्स को, आपके प्लांट्स को खराब करने के लिए हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाने के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो आपको अपनी प्लांट को क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट। तो वो सब आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना होता है वीड्स से। किससे? वीड्स तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कल की क्लास में भी डिस्कस किया है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, जो हमारी मेन फील्ड में आसपास ये घास फूस, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, जो कि मेरी मेन क्रॉप का पार्ट नहीं है, जिन्हें बेचकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मेरे लिए वेस्ट हैं। तो ये कहलाते हैं अनवांटेड प्लांट्स। क्या कहलाते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अब मैं खेती तो कर रहा हूँ वीट की, लेकिन साथ में ये वीड्स भी उग रहे हैं। वीट मतलब गेहूं की, ठीक है, या शुगर केन की, या राइस की, और साथ में ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये घास फूस उगनी शुरू हो गई। तो ये भी तो मेरी सॉइल से क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ये स्पेस के लिए भी लड़ेंगे, ये धूप के लिए भी लड़ेंगे, ये पानी के लिए भी लड़ेंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स के भी लड़ेंगे। किससे? मेरी मेन क्रॉप से। किससे लड़ेंगे? मेन क्रॉप। वो स्पेस, वो पानी, वो न्यूट्रिएंट्स जो मेरी मेन क्रॉप को मिलना चाहिए था, वो किसको मिलेगा? इनको मिलेगा। तो क्या ये मेरे लिए प्लांट्स वांटेड है या अनवांटेड है? अनवांटेड। ये कैसे प्लांट्स हैं? अनवांटेड। तो मुझे इनको निकालना पड़ेगा। अगर छोटा सा एरिया है तो हम हैंड पिकिंग से भी इसको निकाल सकते हैं, हाथ की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी फील्ड्स में, बड़े बड़े लैंड्स में हैंड पिकिंग से इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं माना जाता, तो हम वहाँ केमिकल्स का यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स। वीडीसाइड्स या वीडीसाइड्स या ये ऐसे स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को, हर्ब्स को क्या करते हैं? किल कर देते हैं और मेन क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो पहला तो हमें प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करनी है? वीड्स से। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वीडीसाइड्स। ये किस किस को समझ आ रही है? यही ध्यान है सबका? तो ये कुछ वीड्स हैं
और ये वीड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट्स में भी लिखे हुए हैं, इन्हें आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं हमारी क्रॉप्स को, ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इंसेक्ट्स बच्चों 3 तरह से मेरी क्रॉप को अटैक करता है। एक तो वो अटैक करेगा कि मेरी लीफ को, जो प्लांट की लीफ है उसको कट कर देगा, उसके स्टेम को कट कर देगा, उसकी रूट्स को कट कर देगा, कट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कट्स किसकी वजह से लगते हैं? इंसेक्ट्स की वजह से। दूसरा क्या करते हैं, वो उसका सेल का जो फ्लूइड होता है उसको सक कर लेते हैं। जो मेरे फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे या प्लांट्स के लीव्स होंगी, उनके अंदर सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर फ्लूइड होंगे, वो उस फ्लूइड को सक कर लेते हैं। जैसे मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करता है, ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स होंगे जो प्लांट के अंदर के सेल्स को क्या करते हैं? सक कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा वो कैसे अटैक करते हैं, वो प्लांट के अंदर ही चले जाते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर चले जाते हैं। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, कभी ना कभी फ्रूट में से या वेजिटेबल में से कोई कीड़ा निकला है, उसको कट करते हुए। किस किस के साथ हुआ ऐसा? तो इसका मतलब वो कहाँ चले गए? अंदर चले गए, बोर करके छेद बनाकर उसके अंदर चले गए, ठीक है। तो इस तरह से तीनों तरह से इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं? नुकसान, या तो कट बनाकर, या उसका सेल सेप लेकर, मतलब उसके अंदर का फ्लूइड सक करके, या फिर उनके अंदर बोर करके मतलब उनके अंदर गड्ढा बनाकर वहां चले जाते हैं आर पार, ठीक है। तो इनसे भी क्या होती है? दिक्कत होती है प्लांट्स को, इनसे भी हमें बचाना है। तो इनसे बचाने के लिए हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स। किसका यूज करते हैं? ये किस किस को समझ आ रहा है? अब बहुत थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा है और फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो जाएगा।